हे देयर वेलकम टू द उर्दू 33। तो आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 17 रजिया सुल्तान जो चैप्टर का नाम है उसको आज हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ के निपटा देंगे। और ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर जो इस साल का जो सैंपल पेपर आया ना सीबीएसई की तरफ से उसमें ये पहला क्वेश्चन है, वो भी 5 मार्क्स का। मतलब इसमें से कोई एक पैराग्राफ दे दिया गया मजमून का और इसमें से 4-5 क्वेश्चन निकाल दिया गया 5 मार्क्स का। और इससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था और उससे पहले वाले सैंपल पेपर में भी ये वाला क्वेश्चन मतलब 5 मार्क्स सीधा सीधी पूछ दिया गया था। तो ये चैप्टर ऐसे ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा मजेदार है, मतलब कि थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेटेड है और एकदम छोटा सा 1-2 पेज का है तो इसलिए ज्यादा बोरिंग फील नहीं होता और काम की बात है सारी। तो अच्छे से पढ़ के निपटा देंगे। और इस चैप्टर में थोड़ा सा ग्रामर वाला चीज भी है, जैसे कि चलो टेबल ऑफ कंटेंट ही देखते हैं आज का क्या क्या। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है ये मजमून है, तो मजमून के बारे में देख लेंगे कि मजमून होता क्या 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 है। उसके बाद रजिया सुल्तान में जो चैप्टर है और चैप्टर का उसके बाद फिर खुलासा भी लिखने को कहीं आ सकता है सीधा सीधी, तो खुलासा बहुत ही अच्छे से देखना सुनना। इसलिए तुमसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को है ना स्पीड बढ़ाकर मत देखना, नॉर्मल स्पीड में देखना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद इसका जो चैप्टर का मार्निंग रहेगा, वर्ड मीनिंग रहेगा, वो भारी भारी वो देख लेंगे। क्वेश्चन आंसर जो होता है वो तो देखना ही है। उसके बाद कुछ फिल इन द ब्लैंक्स इस चैप्टर के, वो फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। उसके बाद वाहिद जमा, इस चैप्टर के कुछ कुछ ऐसे वर्ड है जिसका वाहिद जमा क्रिएट हो सकता है तो उस वाहिद जमा को देखेंगे। उसके बाद मुज़क्कर मुअन्नस जो मैस्कुलिन फेमिनिन होता है ना, वो मुज़क्कर मुअन्नस वाला। उसके बाद एंड में कुछ तुमने चैप्टर पूरा अच्छे से समझा कि नहीं, तो इसके लिए एक एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर लेंगे और जिसका तुम आंसर सही से दे लेते हो तो इसके बाद तुम्हारा हो जाएगा कि सेटिस्फाइड, हाँ ये चैप्टर मेरे अच्छे से हो गया। तो चलो बिना वक्त जाए किए चलो अब देखते हैं कि सीधा मजमून की तारीफ देखते हैं। तो मजमून निगारी उर्दू नसर की खास सनफ है, अंग्रेजी में इसे एस्से कहते हैं। जो बेसिकली एस्से होता है ना, जो तुम बचपन से ही एस्से के बारे में जानते ही हो, तो बिल्कुल वैसे उर्दू में जो एस्से होता है ना उसको मजमून कहते हैं। तो एस्से में जो जो कंटेंट होता है ना, जैसे कि स्कूल दिल्ली कॉलेज से इसकी शुरुआत हुई थी, सैयद अहमद खान लोगों ने इस चीज की मजमून की शुरुआत की थी। और उसमें कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक में लिखा जाता है कि तरह पेश किया जाता है कि पढ़ने वाला इसको समझकर मुतासिर हो सकता है, मतलब कि पढ़ने वाले के बाद बहुत ही ज्यादा उसके बारे में क्लैरिटीफाई होता है। तो यही मजमून का मतलब होता है। ऐसा मजमून एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम्हें एक आइडिया होना चाहिए कि मोटा मोटी की नज्म शायरी मजमून में क्या फर्क होता है। तो इस तरह ये मजमून का बता दिया डेफिनेशन। उसके बाद रजिया सुल्तान की चैप्टर स्टार्ट होता है। तो चलो चैप्टर को अच्छे से पढ़ के निपटाते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर इस तरह से स्टार्ट होता है और स्टार्ट होने से पहले बता दूं, रजिया सुल्तान है ना, जो मतलब कि इंडिया में जो दिल्ली सल्तनत जो थी ना, हाँ उसी की एक रूलर थी रजिया सुल्तान। उससे पहले मतलब कि लोधी सल्तनत थी, लोधी सल्तनत से पहले जो सल्तनत थी ना वही शायद दिल्ली सल्तनत थी, तो उसी की एक रूलर है रजिया सुल्तान। तो ये रजिया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली मलिका थी। मलिका क्या हुआ, जो बादशाह होता है ना, तो जो अगर फीमेल बादशाह होगी ना तो उसे मलिका कहते हैं। जैसे क्वीन हुई ना, तो क्वीन का उर्दू में मलिका कहते हैं। तो वो पहली मलिका थी, मतलब हिंदुस्तान में उससे पहले कोई फीमेल ने राज नहीं किया था। तो पहली मलिका थी जो दिल्ली के तख्त पर बैठी, जो दिल्ली के तख्त पर बैठी। वो दिल्ली के बादशाह इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने मिलकर कुतुब मीनार बनाया था। वो टर्किश रूलर जो थे वही सब थे। तो कुतुब मीनार जो बनाया था ना, तो उन्हीं की इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। और इल्तुतमिश के ना 50 से ज्यादा बेटे थे, लेकिन है ना इल्तुतमिश के सारे बेटे नालायक थे, मतलब अय्याश पसंद थे। उसमें से एक बेटी थी और ये बहुत ही ज्यादा बहादुर थी, तो इल्तुतमिश ने इसे ही अपना वंशज मुकर्रर किया था। जैसे इल्तुतमिश की बेटी थी, अपने बहन भाई में रजिया सबसे ज्यादा ज़हीन और मेहनती थी, मतलब सबसे ज्यादा टैलेंटेड और मेहनती भी थी, होशियार थी। बाप ने अपनी जिंदगी में इसे अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था। मैं बताया ना, अपनी जिंदगी में इसे अपना मतलब कि नेक्स्ट जो रूलर बनेगा वो मतलब कि दे दिया था कि यही अब मेरे बाद रूलर बनेगी, मुकर्रर कर दिया था। वो जानता था कि बेटे ऐश पसंद है, वो जानता था कि बेटे बहुत ही ज्यादा ऐसे ऐश पसंद है, बेटी के अलावा कोई और हुकूमत चलाने की सलाहियत नहीं रखता। मतलब बेटी के अलावा और कोई में काबिलियत नहीं है कि वो हुकूमत चला सके, सब अपने ऐश पसंद में रहेंगे। इसने अपनी आखिरी दिनों में चांदी के सिक्के पर रजिया का नाम भी शामिल कर लिया। तो पहले जमाने में ना बादशाह के नाम के सिक्के होते थे, जैसे कि अशोक के बादशाह या फिर अकबर बादशाह, उसके नाम के सिक्के, उसका वहां पे फोटो रहता था। तो वो अपने नाम के साथ ना रजिया का नाम भी इंट्रोड्यूस कर दिया था कि मतलब वहां की आवाम को पता चले कि उसके मरने के बाद कोई और आके बैठना चाहे तख्त पे। इसलिए वो रजिया का नाम अपने साथ शामिल कर रहा था कि लोगों को क्लैरिफाई रहे कि हाँ मेरे बाद मतलब कि इल्तुतमिश चाहते थे कि उसके बाद रजिया सुल्तान बने। ठीक, तो इल्तुतमिश की वफात के बाद, वफात यानी मौत के बाद, इल्तुतमिश के वफात के बाद दरबार में वजीर जब बादशाह की वसीयत पढ़कर सुनाई तो तुर्क अमीरों ने यह पसंद नहीं किया। मैं बताया ये टर्किश रूलर थे ये सारे। तो तुर्क अमीर, अमीर एक पोस्ट होता है, मतलब कि इस सलाहकार का जो पोस्ट होता है ना टॉप लेवल का, जैसे कि अकबर के 9 ज्वेल्स हुआ ना, तो उस तरह का टॉप लेवल का पोस्ट होता था, अमीर लोग को मिलता था। वो टर्किश अमीर जो थे ना, वो इस बात को कबूल नहीं किया जब वहां का वजीर जो रहता है वो वहां पे पढ़ के ये बात सुनाया कि बादशाह की वसीयत ये थी कि इसके बाद रजिया सुल्तान बनेगी। तो तुर्क अमीर ने एतराज किया। तो देखते तुर्क अमीरों ने एतराज क्या किया। तुर्क अमीरों ने
ने ये पसंद नहीं किया कि ये एक औरत दिल्ली के तख्तो ताज की मालिक हो, मतलब एक औरत उन सब की रूलर होगी, मतलब वो पसंद नहीं किया। अरे एक औरत को उन लोग थोड़ा सा नीचा समझते थे, ठीक। रजिया ने ये देखा तो अमीरों से कहा, मेरे औरत होने पर एतराज है तो अमन के खातिर अपने भाई रुकनुद्दीन का नाम पेश करती हूँ। तो जैसे रजिया सुल्तान का नाम पेश हुआ तो सब बोलने लगे, अरे औरत कैसे बैठेगी तख्त पे, ये वो, औरत के पास कैपेबिलिटी क्या होती है, ये होती है। तो रजिया तो ज़हीन थी, तो वो देखिए अरे मेरे वजह से इतना कुछ स्यापा क्रिएट हो रहा है, तो वो अपने भाई एक उसके थे रुकनुद्दीन, उसका नाम पेश करेगी कि मुझे लग रहा है, उसके रजिया को लगा इसके बाद जो सबसे ज्यादा उसके टैलेंटेड उसको नजर आ रहा था अपने भाई में, तो एक रुकनुद्दीन पेश आ रहा था, तो बोले उसका नाम डाल देते कि ये राजा बना दो। तो रजिया अपने भाई रुकनुद्दीन का नाम पेश करती है और बोलती है आओ हम लोग सब आके अहद करते हैं, मतलब कि वादा करते हैं कि हम लोग इनको बादशाह मान रही है वाला। तो लेकिन हुकूमत के हाथ आती है रुकनुद्दीन ऐशो आराम में पड़ गया। वो अपने भाई रुकनुद्दीन का नाम तो पेश की थे, लेकिन रुकनुद्दीन भी वैसा ही ऐशो आराम वाला निकला अपने भाई की तरह की, वो भी एकदम ऐशो आराम में निकल गया। उसकी माँ एक हासिद औरत थी, जो रुकनुद्दीन की माँ जो थी ना, मतलब कि वो पहले ज़माने में बहुत सारे शादी करते थे ना बादशाह लोग, तो रुकनुद्दीन की जो माँ थी ना, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा लालची थी, हासिद औरत थी। उसने दूसरी बेगमात और उनके बच्चों को तरह तरह से परेशान किया। दूसरी बेगमात यानी सौतेली जो है ना, बहुत तरीके से परेशान किया। वो सौतेली बेटी रजिया, सौतेली बेटी मतलब वो और कोई वाइफ से थी रजिया, तो सौतेली बेटी रजिया की मकबूलियत से जलने लगी, मतलब लोग उनको पसंद करते थे ना। तो जैसे कि तुम बाहुबली अगर देखोगे तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि बाहुबली को लोग सब पसंद करने लगे थे, लेकिन भल्लाल देव के जो सपोर्टर थे वो देख के जलने लगते थे कि बाहुबली को इतना क्यों सपोर्ट करते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही तुम इमेजिन करो, अगर तुम कोई भी हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी देखे हो ना, तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। एक हासिद औरत थी, उसने दूसरी बेगमात और उनके बच्चों की तरह तरह से परेशान किया। वो सौतेली बेटी रजिया को मकबूलियत से जलने लगी, मगर जल्द ही रुकनुद्दीन अपने ऐश पसंदी और अपनी माँ की ज्यादती की वजह से इस कदर बदनाम हो गया कि वो दिल्ली के लोगों ने उसको गिरफ्तार करके मौत के घाट उतार दिया। तो जैसे कि मैं बताया, रुकनुद्दीन की जो माँ थी ना, वो बहुत ही ज्यादा हासिद लालची औरत थी, तो वो मतलब ऐसा ऐसा साजिश वाला चाल चलने लगी कि दिल्ली के आवाम को सामने नजर आ रहा था, अरे ये क्या, ये तो सिर्फ अपने फायदे के लिए हो रहा है। तो दिल्ली के आवाम ने बादशाह को लिया, पकड़ा, सब मिलकर घुसपैठ कर दी और उसके बाद बादशाह को लेकर कत्ल कर दिया, कि अबे इसको मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली की आवाम रजिया की खूबी और इल्तुतमिश की वसीयत से वाकिफ थी। जो दिल्ली के लोग सब थे ना, उन्हें पता था कि हाँ, इल्तुतमिश की वसीयत ये थी कि रजिया सुल्तान बनेंगे, और उनके मतलब रजिया सुल्तान की कैपेबिलिटी और उनकी सलाहियत के बारे में लोगों को पता था कि हाँ, ये एक हाकिम बनने के लायक है। उनमें एक बुजुर्ग, एक में से ही एक बुजुर्ग था आवाम में से, सूफी कासिमुद्दीन जाहिद। उस सूफी कासिमुद्दीन जाहिद जो नाम मैं पढ़ रहा हूँ ना, जैसे कि रुकनुद्दीन नेम हुआ, रजिया सुल्तान नेम हुआ, उसके बाद से कासिमुद्दीन जाहिद, इस सबको हाईलाइट करते जाओ अपने बुक में तो बहुत ही ज्यादा आसान होगा। ठीक, कासिमुद्दीन जाहिद ने रजिया की तख्त नशीनी का ऐलान कर दिया। कासिमुद्दीन जाहिद जो बहुत ही बड़े सूफी उफी होंगे, जो इनका बात को बहुत ही ज्यादा वैल्यू दी जाती होगी, तो वो ऐलान कर दिया कि अब से हमारी सुल्तान रजिया है, ये करके कर दिया। तख्त नशीन होने पर रजिया ने अहद किया। तख्त नशीन के बाद वो जो प्लेज लिया जाता है ना कि अब से मैं अपने आवाम का ये ध्यान रखूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, तो वही, मैं आवाम की भलाई और सल्तनत की तरक्की की काम करूंगी। मैं इस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक ये साबित ना कर दूं कि मैं मर्दों से कम नहीं। छोड़ी का छोरों से कम है, कि वो साबित करना था उनको, दंगल वाला डायलॉग, मर्दों से कम नहीं। रजिया ने तख्त नशीनी के बाद निहायत बहादुरी से मुश्किलों के डट कर मुकाबला किया। वो फौज की कमान खुद संभालती थी। वो फौज की कमान यानी जो सिपा सलार जो होता है ना, फौज की कमान जो जैसे कमांडर होता है ना पूरे फौजियों का, तो वो कोई एक आदमी को सौंप दिया जाता है, वो खुद संभालती थी। जैसे कि झांसी की रानी थी ना, उसी टाइप की बहादुर टाइप की थी, वो फौजी की कमान खुद संभालती थी। रजिया ने तख्त नशीनी के बाद निहायत बहादुरी से मुश्किलों का डटकर मुकाबला किया। वो फौज की कमान खुद संभालती थी। उसने बादशाहों की तरह कुबा और कला पहना। कुबा एक होता है बादशाह का चोगा टाइप का होता है ना एक वो, और कला मतलब की टोपी एक होता है बादशाह टाइप का, तो वो एक बादशाह का अलग से लगता है कि हाँ ये किंग है, ये क्वीन है, तो वो एक वैसा पहनी एकदम बादशाह की तरह, एकदम बादशाह की तरह लगे कि हाँ बादशाह है। और अपने नाम के सिक्के जारी किए, जैसे कि सारे स्ट्रॉन्ग एम्परर अपने नाम का सिक्का जारी किया, तो ये भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट थी, तो अपना नाम का सिक्का जारी किया, बोले कि अब सब तरफ ये होगा वो होगा। सल्तनत में अमन कायम किया, सल्तनत में अमन कायम किया, मतलब कि कोई झगड़ा झुगड़ी फसाद को बढ़ावा नहीं दिया। इंतजाम के बेहतर बनाया और अवाम की खुशहाली की हर तरह से ख्याल रखा। तजारत को फरोग यानी क्या, बिजनेस को प्रमोट किया, लोग अपने देश की इकोनॉमी को इम्प्रूव किया, सड़कें बनवाई, दरख्त लगवाए और कुएं खुदवाए, सड़कें लगवाई, दरख्त बनवाए, ये सारा काम आपने किया अपने अवाम लोगों के लिए। उसने मदरसे और सरकारी कुतुबखाने भी कायम किए, मतलब मदरसे भी कायम किए, लाइब्रेरी भी कायम की। रजिया सुल्तान को खुद भी पढ़ने लिखने का शौक था, और वो एक एजुकेटेड मतलब कि पढ़ने लिखने का शौक, और वो अच्छी घुड़सवार थी, मतलब कि घोड़ा चलाना अच्छे से जानती थी, और उसे जंगी असलहा का इस्तेमाल का हुनर भी था, मतलब कि बंदूक, मतलब कि जो उस टाइम तलवार और ये जो जीना जो भी होता है ना, उन सब का अच्छे से एकदम नॉलेज था। सारे असलहा यानी सारे हथियार वेपन को अच्छे तरीके से चलाना उनको अच्छे तरीके से आता था, और इसी जंगी असलहा का इस्तेमाल करने का हुनर भी आता था। उसकी हुकूमत बंगाल से सिंध तक फैली हुई थी। बंगाल
यानी क्या वेस्ट बंगाल जो है अभी अपना, जिसमें बांग्लादेश भी था पहले, तो वेस्ट बंगाल और सिंध, सिंध कहाँ है, पाकिस्तान में अभी, तो वहां तक इनकी पूरी सल्तनत थी, अपना लेकर चलती रहती। तो दिल्ली है ना, मतलब कि स्टार्टिंग में बताया था दिल्ली सल्तनत का नाम था, पूरे एक एम्पायर का नाम था। तो ऐसा नहीं कि तुम समझ लो कि दिल्ली तो एक छोटे से दिल्ली के राज में, नहीं नहीं नहीं, इतना बड़ा एरिया था दिल्ली का। रजिया सुल्तान बाकायदा दरबार लगाती थी, जैसे बादशाह अकबर बादशाह का दरबार लग रहा है, तो एकदम बाकायदा दरबार लगाती थी, सारे वजीर और अमीर सबको बुलाती थी, दरबार लगाती थी। उसने बराबरी और भाईचारे को आम किया, मतलब बराबरी और भाईचारे को आम किया। रजिया सुल्तान ने हुकूमत के इख्तियारात को 40 अमीरों में बांटा। जो मतलब कि पावर होती है ना, मतलब कि एक मोनार्क के पास रहती है, तो उसके बाद भी है ना अपने अकेले को थोड़ी संभालेगा, तो उसमें कुछ लोगों में बांट दी जाती है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। और उस सबके एक ऊपर तो होंगी एक जो बादशाह होगा जो रजिया सुल्तान, लेकिन उन सबको कुछ कुछ पावर दी जाती थी। तो 40 अमीरों में बांट दिया कि सब में एकदम रहे, अमीरों में बांटा, जिनसे वो मिल्की मामलात और मशवरा करती थी। उसने मीर आखुर का सबसे बड़ा ओहदा, और इसमें जो सारा पोस्ट जो था ना, उसमें से एक सबसे बड़ा पोस्ट था, जैसे कि अभी समझ लो अभी के टाइम में होम मिनिस्टर, तुम समझ लो होम मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, सबसे बड़ा ओहदा होता है ना प्राइम मिनिस्टर के बाद, तो बिल्कुल वैसे ही मीर आखुर का जो सबसे अच्छा सबसे उम्दा जो पोस्ट था ना, उसे एक हबशी गुलाम जिसका नाम याकूत था उसे सौंप दिया। हबशी गुलाम क्या हुआ, जो मतलब कि एकदम बैकवर्ड क्लास शेड्यूल ट्राइब वाला हुआ ना, हाँ उसी टाइप का समझ लो, तो उसे एक सौंप दिया वो, क्योंकि वो बहुत ही बहादुर था और जफाकश, मतलब ईमानदार था, बहादुर था, तो उनको लगता था हाँ ये इस पोस्ट के लायक है। लेकिन ये जो सबसे ऊंचा वाला पोस्ट था ना, तो जैसे मैं बताया था कि ये पूरा टर्किश लोग सब आए हुए थे, लेकिन ये जो ओहदा था ना, ये जो पोस्ट था जो सबसे टॉप लेवल का, ये सिर्फ तुर्क अमीरों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। यानी मैं बताया था ना ये टर्किश एम्पायर उधर साइड से आए थे, तो तुर्क अमीरों को सबसे ओहदा वाला ऊंचा वाला पोस्ट मिलता था, ओहदा मिलता था। तो तुर्क अमीरों को पसंद नहीं आया। अब सही बात है, कोई को ऊंचा वाला पोस्ट से उसको थोड़ा सा डिमोट कर दो प्रोमोट की बजाय, तो उसको बहुत ही एकदम मिर्ची लग जाएगी। तुर्क अमीरों को पसंद नहीं आई ये बात। उन्होंने रजिया को तख्त से उतारने की साजिश की और भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया को बहकाकर बगावत करवा दी। तो तुर्क अमीर लोग तो बहुत ही ज्यादा मतलब कि वो हो गए, अरे ये कैसे मेरा ओहदा किसी ये हबशी गुलाम को दे दी लप्पू से। तो वो देखिए ऐसा है, तो वो भटिंडा को एक जगह था, वहां का गवर्नर था, अल्तुनिया नाम का एक गवर्नर था, तो उसको ये बात चढ़ा बढ़ा के बोला कि अरे ये रजिया से कुछ नहीं होने वाला, ये तो ऐसे अपने में आपस में पावर बांट रही है, ये कर रही है, इस पे तुम काम करो, अपनी फौज लेके चढ़ाव कर दो। तो उसको थोड़ा बहुत कानफूसी करके भटिंडा के गवर्नर से ये कर दिया। तुर्क अमीर लोग ने मिलकर ना भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया से मिलकर बगावत करवा दी। बगावत का क्या मतलब हुआ कि जिसकी सरकार है उसी के खिलाफ हथियार उठा देना। तो भटिंडा ना पंजाब में एक जगह थी, जब वो ना बगावत को चलने के लिए पंजाब में भटिंडा पहुंची, तो उसके सिपाही तवील सफर और गर्मी से परेशान हो चुके थे। तो बहुत ही लंबा सफर करके आए थे, तो थक वक गए थे और गर्मी भी थी, तो उससे परेशान हो चुके थे। अगरचे दिनों में फौजों ने जबरदस्त मुकाबला हुआ, मगर रजिया की फौज हथियार डालने पड़े। मतलब दिन में तो बहुत ज्यादा लड़ाई की एकदम आखिरी सांस तक, लेकिन पहले ही से थके हुए थे और इतना सफर करके आए थे, तो उनको आखिर में हथियार डालना पड़ा रजिया सुल्तान की फौज को, और रजिया सुल्तान कैद कर ली गई। इधर दिल्ली में साजिशों ने रजिया के भाई बहराम को तख्त पर बैठा दिया। अब जो तुर्क अमीर लोग ने आपस में बोल दिया था कि अब तो वहां पे तो रजिया का काम तमाम कर दिया गया, मतलब उसको तो वहां से हटा दिया गया, तो अब बादशाह की गद्दी पे कौन बैठे, तो एक रजिया का भाई था, मतलब बहुत सारा भाई था ना, मैं बताया था 50 से ज्यादा बेटे थे उसको इल्तुतमिश का, तो एक और भाई था बहराम जिसका नाम था। तो तुर्क अमीर लोग ने मिलकर इसी को बना दिया, अरे यही तो है, मतलब कि वो एक क्या हुआ, पपेट किंग बना दिया गया बहराम को तख्त पर बैठा दिया और बड़े बड़े ओहदे से आपस में बांट दिया। और सारा जो ओहदा था ना, मतलब बड़े बड़े जो मीर आखुर और ये सारा ओहदा आपस में बांट लिया, और पावर को सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, बड़े बड़े ओहदे आपस में बांट लिए। तो बहराम कमजोर बादशाह साबित हुआ। मतलब बहराम क्या भाई अय्याश पसंद, और वैसे ही बात तो पहले ही विजनरी था, तो वो पहले ही देख लिया कि मेरे कोई भी बेटा लायक नहीं है तख्त के, तो इसीलिए तो किसी बेटे को नहीं दिया वो अपना तख्त। अल्तुनिया को जब अपनी गलती का एहसास हुआ, तो अल्तुनिया कौन, वही गवर्नर जो रजिया सुल्तान को हराया, तो अल्तुनिया जब देखा कि अरे ये तो दिल्ली में तो ये बैठ गया, ये तो हम ही मतलब हमको सब बेवकूफ बनाया, तो जब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उसने रजिया सुल्तान से माफी मांगी, जो कैद कर ली गई थी रजिया सुल्तान, उससे माफी मांगी और अपनी वफादारी का यकीन दिलाया। और रजिया सुल्तान को बोला कि यार अब हम तुम्हारे साथ मिलकर लड़ेंगे। तो रजिया सुल्तान को अपनी वफादारी साबित की और माफी मांगी और वफादारी का यकीन दिलाया। फिर दोनों की शादी हो गई और फिर दोनों आपस में शादी वादी कर लिया। अब रजिया और अल्तुनिया ने दिल्ली का तख्त वापस लेने का इरादा किया। अब जो दिल्ली का तख्त था जिसपे बहराम बैठा हुआ था, तो वो तो एकदम दिल्ली तो आपस में ही है, साजिश का ये जो पूरा बन गया था। तो ये दोनों सोचे कि अब अपनी तख्त वापस लेना है, रजिया और अल्तुनिया की तख्त वापस लेने का इरादा किया। उन्होंने कुछ तुर्क अमीरों और राजपूतों की मदद से दिल्ली पर हमला किया। वो जो कुछ टर्किश अमीर थे जो अल्तुनिया के वफादार थे, तो उसकी हेल्प लेके और कुछ राजपूत लोगों की हेल्प लेके वो दिल्ली पर हमला करने का सोचा। मुखालिफ अमीरों ने सोचा, और जो मुखालिफ अमीर यानी जो बहराम जो राजा थे ना, उसके साथ वाले जो अमीर थे, उस लोगों को भी बात पता चल गई। सबका एक रहता था स्पाई, कहीं से भी कोई खबर पहुंचा जाती थी। मुखालिफ अमीरों ने सोचा अगर रजिया दिल्ली में आ गए तो दिल्ली के आवाम लोग भी इसको बहुत पसंद करती है, और रजिया के बारे में तो सबको अच्छे से पता है, तो यहाँ तो आवाम ही टूट पड़ेगी, तो हम लोग तो
ऐसे ही हार जाएंगे, तो इसको किसी भी तरह दिल्ली पहुंचने से पहले रोकना पड़ेगा। चुनांचा बहराम की फौज ने रजिया के रास्ते में रोक दिया। अब शाही फौज तादाद में ज्यादा थी और उसके पास बेहतर हथियार थे। अब शाही फौज जो दिल्ली सल्तनत का जो उस फौज थी वो तो बहुत ही ज्यादा होगी ना, अब वो तो कहीं से छोटी मोटी फौज, ये तुम एकदम बाहुबली का फिर से मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा, जैसे बाहुबली फिर से भल्लाल देव पे जो करता है, तो शाही फौज कितनी ज्यादा थी, अब वो छुटपुट कुछ कुछ सिपाही लेके आता है अंदर में, वो तो मूवी था ऐसा करके एकदम छोटे मोटे सिपाही जीत जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली तुम सोचो तो ये कितना ज्यादा टफ होता। तो वही वो शाही फौज थी, तो शाही फौज तादाद में ज्यादा थी और उसके बेहतर असलहा था, यानी बेहतर वेपन सब था सारा। घमसान की लड़ाई, बहुत घमासान की लड़ाई हुई वहां पे। रजिया ने बड़ी हिम्मत दिखाई लेकिन उसकी शिकस्त हुई और उसे कत्ल कर दिया। बहुत ही सब सिपाही मर गए। उसके बाद रजिया सुल्तान का समाई पे सरकलम कर दिया गया। रजिया सुल्तान ने सिर्फ 3.5 साल, मतलब सिर्फ 3.5 ईयर्स, 3.5 साल हुकूमत की, लेकिन इस मुख्तसर मुद्दत में इसने अपनी हिम्मत, हौसले और हुस्न इंतजाम से यह साबित कर दिया कि वो आला दर्जे की हुक्मरान थी। सिर्फ 3.5 साल, समझ रहे हो 3.5 साल कितना कम होता है। अभी के टाइम की गवर्नमेंट को देखो तो 5 साल का टाइम होता है, तो कुछ भी ऐसा खतरनाक सा इंपैक्ट नहीं दिखाते पाती। वो 3.5 साल में इतना खतरनाक सा इंपैक्ट दिखाई, और वो फर्स्ट मलिका थी और ये बात साबित कर दी कि कोई भी मलिका बादशाह से कम नहीं है। वो औरत होने की वजह से वो हुक्मरानी का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एकदम आला दर्जे की हुक्मरान थी। अब ये जो चैप्टर था ना, ये पूरा तरीके से हो गया। इसमें से कुछ कुछ भारी वाला वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग को देख लेंगे, उसके बाद फिर खुलासा पे जाएंगे। पहले वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। तो वर्ड मीनिंग का पहला है वाहिद, वाहिद यानी सिंगल, अकेला। कला, कला यानी टोपी, कला और कबा पहने ना, कला, कला मतलब टोपी होता है, ठीक। सिला, सिला यानी बदला, मतलब क्या सिला दिया मेरे प्यार का, तो क्या बदला दिया। सिला मतलब इनाम भी होता है, मतलब ये रहा तुम्हारे काम का सिला। हुस्न इंतजाम, अच्छा इंतजाम करने वाला, हुस्न इंतजाम बेहतर इंतजाम, अच्छा इंतजाम करने वाला। आलिम, आलिम जो होते हैं ना वो इल्म वाला, पढ़ा लिखा, जो पढ़ा लिखा होता है ना उसे आलिम कहते हैं। और आलिम जो इस्लामिक इसमें कोर्स भी होता है, तो आलिम का कोर्स होता है 9 ईयर्स का कोर्स होता है। और जो उलमा सब के बारे में जानते हो ना, तो आलिम का एक बहुत ही ज्यादा अच्छा पोस्ट होता है। वसीयत, वसीयत जो होता है मौत से पहले की जाने वाली हिदायत। मौत से पहले जो इल्तुतमिश ने जैसे की थी ना वसीयत कि मेरे बाद बेटी बनेगी, रजिया सुल्तान बनेगी, तो वो इस तरह से। मुहाफिज, मुहाफिज या क्या हुआ, हिफाजत करने वाला। जफाकश, जफाकश क्या हुआ, मेहनत करने वाला। जफाकश कौन था, वो मीर आखुर का जिसको ओहदा मिला था, याकूत जो हबशी गुलाम था, वो जफाकश था, ठीक। उसके बाद है हुक्मरा, हुक्मरा क्या हुआ, हाकिम, हुकूमत करने वाला। तो रजिया सुल्तान एक आला दर्जे की हुक्मरान थी। तो उसके बाद ये इस चैप्टर का जो खुलासा होगा, इसको बहुत ही अच्छे से देख लेना और सुन लेना कि इसको लिखने को आएगा तो कैसे लिखना है। समझ में तो सब कुछ आ गया होगा ना, लेकिन कैसे वर्ड को किस तरह से फ्रेम करना है, स्टोरी किस तरह से लिखना है, तो चलो इसको देखते पढ़ते हैं। रजिया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली खातून मलिका थी जो दिल्ली के तख्त पर बैठी। वो बादशाह इल्तुतमिश की बेटी थी। वो अपने भाई बहनों में सबसे ज्यादा ज़हीन और होशियार थी। इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपनी जिंदगी में ही अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। इल्तुतमिश के इंतकाल के बाद जब उसकी वसीयत पढ़ी गई तो उसमें रजिया को बादशाह बनाने की बात सामने आई। तुर्क अमीरों ने इस बात को पसंद नहीं किया कि एक औरत उनकी हाकिम बने। जब रजिया ने सरदारों की मुखालफत देखी तो उसने खुद को बादशाह बनने के बजाय अपने भाई रुकनुद्दीन अल्तमश को बादशाह बना दिया। मगर रुकनुद्दीन बादशाह बनते ही ऐशो आराम में डूब गया, लेकिन जल्द ही सरदार उससे नाराज हो गए। दिल्ली के लोगों उसको गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया। उसके बाद रजिया सुल्तान की तख्त नशीनी की गई। रजिया ने बादशाह बनते ही निहायत बहादुरी से मुश्किलों का मुकाबला किया। वह फौज की कमान खुद संभालती थी। सल्तनत में अमन कायम किया, इंतजाम को बेहतर बनाया और अवाम की खुशहाली की हर तरह ख्याल रखा। उसने तिजारत को फरोग दिया, सड़कें तामीर कराई, दरख्तें लगवाए और कुएं खुदवाए, मदरसे और कुतुब खाने कायम किए। रजिया सुल्तान की हुकूमत बंगाल से सिंध तक जा पहुंची। रजिया सुल्तान बाकायदा दरबार लगाती थी। उसने बराबरी और भाईचारे को आम किया। उसने हुकूमत के इख्तियारात को 40 अमीरों में तकसीम किया। उसने मीर आखुर का सबसे बड़ा ओहदा एक हबशी गुलाम याकूत को दिया। यह बात तुर्क सरदारों को पसंद नहीं आई। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया के जरिए रजिया के खिलाफ बगावत करवा दी। रजिया और अल्तुनिया की फौजों में जंग हुई, जिसमें रजिया को हथियार डालने पर मजबूर होना पड़ा। उसे कैद कर लिया गया। इधर दिल्ली में साजिशों ने रजिया के भाई बहराम को तख्त पर बैठा दिया, मगर वो भी नाकारा और कमजोर बादशाह साबित हुआ। इधर अल्तुनिया ने रजिया से माफी मांग ली और इससे शादी कर ली। अब रजिया और अल्तुनिया दिल्ली का तख्त वापस लेने के लिए दिल्ली की तरफ कूच किया, मतलब दिल्ली की तरफ बढ़े। मगर बहराम, बहराम जो बादशाह बन गया था, बहराम की फौजों ने उसे रास्ते में ही रोक दिया। दोनों फौजों में जंग हुई। इसमें रजिया को शिकस्त हुई और उसे कत्ल कर दिया गया।
रज़िया सुल्तान ने सिर्फ 3.5 साल हुकूमत की, मगर इस मुख्तसर मुद्दत में उसने अपनी हिम्मत, हौसले और हुस्न इंतज़ाम से ये साबित कर दिया कि वो आला दर्जे की हुक्मरान थी। ये पूरा खुलासा मैं एक वन गो में पूरा पढ़ दिया हूँ। तुम इसको अगर पॉज़ करके दोबारा अगर बैक करके भी सुनोगे तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और इस चैप्टर का जो भी गौर कीजिए जो लिखा हुआ है, तो इसका ये क्या है, रज़िया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली खातून हुक्मरान थी, मतलब की पहली मलिका थी। जो खातून हुक्मरान होती है ना, उसे मलिका कहते हैं। रज़िया सुल्तान ने अपने कारनामों से यह दिखा दिया था कि औरतें मर्दों से किसी तरह कम नहीं होती। यह साबित कर दिया था कि छोड़ों से कम है कि, ये साबित कर दिया था। तो ये चैप्टर जो तुम सुन लियो, पूरा पढ़ लियो, तो इसका जो मोटा मोटी 3-4 चीज तुमको याद रखना है। चैप्टर में जो कैरेक्टर है, जो बंदे का नाम यूज हुआ, वो तुम्हें याद रखना है। एक इल्तुतमिश बादशाह का नाम यूज हुआ, एक रज़िया सुल्तान का, एक मीर आखुर का जो ओहदा दे दिया गया था याकूत को, एक उसका भाई रुकनुद्दीन और एक और उसका भाई बहराम। ये 5 कैरेक्टर और 3.5 साल हुकूमत की थी। ये बस इतना चीज याद रखना ना, मोटा मोटी तुम सारा चैप्टर खुद ब खुद लिख लोगे। अब चलो अल्फाज से जुमले, जो चैप्टर में दिया हुआ था, कोई एक वर्ड रहेगा उससे जुमले बनाना। तो सबसे पहला वर्ड है जहन। तो कोई भी जुमला बना सकते हो। देखो इसमें एग्जाम में बिल्कुल नहीं घबराना, कोई भी एक वर्ड आएगा, कुछ भी बना सकते हो। एक यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखते हो, जहन। रज़िया सुल्तान का जहन बहुत अच्छा था। इस चैप्टर से रिलेटेड ही अगर ज्यादा बनाओगे ना तो बेहतर रहेगा। अगर तुम्हें चैप्टर से रिलेटेड कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कुछ भी लिख दोगे चलेगा, नंबर मिल जाएगा। वफादारी, कुत्ते और घोड़े में वफादारी बहुत होती है। ओहदा, ओहदा क्या होता है? ओहदा पोस्ट को बोलते हैं। तो ओहदा, हिंदुस्तान में सदर जमहूरिया का ओहदा सबसे बड़ा है। मुहाफिज, मुहाफिज क्या हुआ? हर बैंक में मुहाफिज जरूर होता है। मुहाफिज किसको बोलते हैं? गार्ड को बोलते हैं मुहाफिज, ठीक। तो ये अल्फाज से मानी वाला काम खत्म हो गया। अब जो नेक्स्ट हम लोग है, खाली जगह भरे, यानी क्या हुआ? फिल इन द ब्लैंक्स। चलो इस चैप्टर का फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, रज़िया सुल्तान दिल्ली के बादशाह डैश की बेटी थी। डैश क्या? इल्तुतमिश की बेटी थी। तो इसका यहाँ पे नीचे में आंसर भी है। सेकंड क्या है? रज़िया डैश की पहली मलिका थी। तो रज़िया हिंदुस्तान की पहली मलिका थी। उसके बाद रज़िया के शौहर का नाम डैश था। तो रज़िया के शौहर का नाम क्या था? तो अल्तुनिया था। अल्तुनिया का गवर्नर, भटिंडा का गवर्नर जो था। उसके बाद तुर्क अमीरों ने रज़िया के भाई को तख्त पर बैठा दिया। रज़िया के भाई डैश को तख्त पर किसको बैठा दिया? बहराम को। उसके बाद पांचवा जो है, रज़िया सुल्तान आला दर्जे की डैश थी। क्या थी? आला दर्जे की हुक्मरान थी। इसी के साथ जो तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह को भरो जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। लेकिन इसी चैप्टर में एक वाहिद जमाई है। वाहिद क्या हुआ? सिंगुलर टू प्लूरल। तो इस चैप्टर से कुछ ऐसे वर्ड है जिसका सिंगुलर प्लूरल आ सकता है एग्जाम में, और तुम्हें पता नहीं चलेगा ये कहां से आ गए, तो बुक में नहीं दिया हुआ था। तो इसको अच्छे से देख लो। वाहिद, वाहिद है मुश्किल। तो मुश्किल का क्या होता है? मुश्किलात, मतलब मुश्किल एक सिंगल, मुश्किलात प्लूरल। उसके बाद नेक्स्ट है इख्तियार का। इख्तियारात क्या मतलब होता है? क्या उसकी कमांड संभालना इख्तियार में है, ये चीज मेरे इख्तियार में है। उसके बाद किताब, किताब यानी कुतुब। किताब सिंगल बुक किताब हुआ, प्लूरल में हुआ तो कुतुब, कुतुब खाना यानी लाइब्रेरी। उसके बाद अमीर, अमीर का क्या हुआ? अमरा। जो अमीर होते हैं ना टॉप लेवल के पोस्ट, जो अमीर, अमरा। उसके बाद फौज, फौज का क्या हुआ? अफवाज। उसके बाद बेगम, बेगम का बेगमात, बेगमे नहीं बेगमात। इसके साथ तुम्हारा जो वाहिद जमा वाला चीज था वो टोटली कंप्लीट हो गया। उसके बाद मुजक्कर मुअन्नस भी है। इस चैप्टर से ही कुछ ऐसा वर्ड है जिसका मुजक्कर मुअन्नस भी इंपॉर्टेंट है। तो चलो इसको देख लेते हैं। तो मुजक्कर मुअन्नस जो है क्या हुआ? मैस्कुलिन फेमिनिन। मुजक्कर क्या? आलिम, आलिमा। आलिम जो बताया था ना कोई, तो अगर वो कोई फीमेल होगी तो क्या बोलेंगे? उसको आलिमा बोलेंगे। मुजक्कर बादशाह, अगर मेल हुआ तो बादशाह और फीमेल हुई तो मलिका। उसके बाद से मुजक्कर भाई का बहन, ये तो बहुत है। बेटा का बेटी, ये दो। वो जो मलिका था एक, और आलिम का आलिमा, ये दो थोड़ा सा था। बाकी सब तो अच्छा, 2 ही 3 4 है। उसके बाद हो गया मश्की सवाल जवाब। अब देखते हैं जो यानी क्वेश्चन आंसर जो चैप्टर के है वो भी 7 पीस है। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी हर एक क्वेश्चन, हर एक चीज इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है। अच्छे से सुनना। और अभी उम्मीद है कि तुम स्पीड नहीं बढ़ाए होगे। तो चलो अब चलो सीधा क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। तो रज़िया सुल्तान की खूबियां क्या थी? रज़िया सुल्तान की खूबियां क्या थी? उनके अंदर खूबी क्या थी? तो रज़िया सुल्तान ज़हीन, मेहनती और होशियार थी। ज़हीन, मेहनती और होशियार थी। उसमें हिम्मत और हौसला भी था, मतलब 5 खूबी थी। उसमें एक अच्छे हुक्मरान की तमाम खूबियां मौजूद थी। उसने सिर्फ 3.5 साल हुकूमत की, लेकिन हिम्मत, हौसले और हुस्न इंतजाम से यह साबित कर दिया कि वो आला दर्जे की हुक्मरान थी। इसी तरह से तुम्हें एग्जाम में लिखना है, बना बना के अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 है, रुकनुद्दीन किसका बेटा था? उसे किसने मारा? तो रुकनुद्दीन इल्तुतमिश का बेटा था। वो अपने भाई का नाम पेश की थी। किसका नाम पेश की थी? रुकनुद्दीन का। तो रुकनुद्दीन इल्तुतमिश का बेटा था। हुकूमत हासिल होने के बाद वो अय्याश में डूब गया और तुर्क सरदारों की नाराजगी के बाद दिल्ली के लोगों ने उसे गिरफ्तार करके मार दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इल्तुतमिश की वसीयत क्या थी? इल्तुतमिश की वसीयत क्या थी? आखिरी वर्ड्स। तो इल्तुतमिश ने वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद मेरे लड़कों के बजाय मेरी लड़की रज़िया को दिल्ली की हुकूमत दी जाए, मतलब उनके बेटे को नहीं, उनकी बेटी को दी जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, तख्त नशीनी के बाद रज़िया ने क्या अहद किया? तख्त नशीनी क्या, मतलब राजगद्दी पे बैठने के बाद क्या हुकूमत, क्या अहद किया? तो इसका जवाब है,
तख्त नशीनी के बाद रज़िया ने अहद किया कि वो अवाम की भलाई और सल्तनत की तरक्की के लिए काम करती रहेगी और उस वक्त चैन से नहीं बैठेगी कि तब तक ये साबित ना कर दे कि वो मर्दों से कम नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, रज़िया ने मीर आखुर का ओहदा किसे दिया? मीर आखुर का जो सबसे टॉप लेवल का ओहदा था, यही मीर आखुर का ओहदा की वजह से सारा रज़िया ने मीर आखुर का ओहदा एक हबशी गुलाम याकूत को दिया। हबशी गुलाम का नाम याकूत था, ऐसा नहीं कि ओहदा का तुम नाम याकूत लिख दोगे, नाम था, बंदे का नाम था याकूत। क्वेश्चन नंबर 6 है, रज़िया की फौज का मुकाबला किससे हुआ था? रज़िया के फौज का मुकाबला किससे हुआ था? तो रज़िया के फौज का मुकाबला अल-तुनिया की फौज से हुआ था, जो तुर्क अमीर भड़का दिए थे अल-तुनिया भटिंडा के गवर्नर को, तो उससे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, रज़िया सुल्तान कितने बरस हुकूमत की, मतलब कितने साल हुकूमत की? तो रज़िया सुल्तान सिर्फ 3.5 साल यानी 3.5 ईयर्स, सिर्फ 3.5 साल हुकूमत की। इसके साथ तुम्हारा क्वेश्चन आंसर का पार्ट टोटली कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक तुम्हारा चैप्टर फुल्ली तरीके से एंड हो गया है, लेकिन अभी अभी कुछ एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे जिसका तुम अगर आंसर दे देते हो तो तुमको, सही बात है, ये चैप्टर तुम बहुत ही अच्छी तरीके से तुम्हारा कंप्लीट होगा। लेकिन उससे पहले इस चैप्टर में तुम्हें कोई भी इस वीडियो पे कुछ भी कमेंट करके जरूर बताना, लेकिन कमेंट ये करके बताना कि तुम किस शहर से ये वीडियो देख रहे हो और तुम्हारा नाम क्या है। उससे मुझे एक आइडिया लगे कि अरे मेरी वीडियो यहाँ भी देखी जा रही, तो मुझे एक अच्छा खुद में एक वीडियो बनाने का मोटिवेशन क्रिएट होगा, और कुछ खास नहीं। लेकिन तुम कुछ भी, एक अच्छा बुरा कुछ भी कमेंट करके जरूर बताना, जिससे मुझे पता है कि कमेंट करना किसी एक वीडियो पर कितना ज्यादा पहाड़ का काम होता है, लेकिन तुम वक्त निकाल के प्लीज कमेंट करना, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आगे वीडियो बनाने का मन भी करेगा, वरना तो ऐसे मन ही नहीं करना। चलो अब इसी के बाद एमसीक्यू का कुछ देखते हैं। तो पहला एमसीक्यू आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, रज़िया ने अमन के खातिर किन का नाम बादशाह बनने के लिए पेश किया? अमन की खातिर, जो तुर्क अमीर को पसंद नहीं आया था, बहुत ही अच्छे से बताया हूं, तुम्हें फटाक से 3 सेकंड के अंदर में आंसर दे देना चाहिए। पहला ऑप्शन है बहराम, उसके अपने भाई को नाम पेश किया था, ये बात याद रखना, तो बहराम। उसके बाद दूसरा नाम है काजिमुद्दीन, तीसरा नाम है अल-तुनिया, और ऑप्शन डी है रुकनुद्दीन। किसका नाम पेश किया था? बार बार गला चीर चीर के बता दिया हूं कि रुकनुद्दीन का नाम पेश किया था, तो इसका ऑप्शन डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन, मीर आखुर का ओहदा किसे मिला? मीर आखुर का जो एक टॉप लेवल का पोस्ट था वो किसे मिला? बहराम को मिला था, याकूत को मिला था, अल-तुनिया को मिला था, या काजिमुद्दीन को मिला था? अगर इस क्वेश्चन के तुम आंसर नहीं ना दिया हो तो समझ रहे, तुमको फिर से पूरा स्टार्टिंग से वीडियो देखो, मतलब कि तुम कुछ भी नहीं सुनो इस चैप्टर को पूरा बढ़िया से। अगर इसका आंसर दे लिए तो याकूत है इसका आंसर, हाँ चलो सही है, ऑप्शन बी है इसका। उसका क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तुर्क अमीरों ने किसको तख्त पर बैठा दिया? तुर्क अमीर ने किसको तख्त पर बैठा दिया? पहला ऑप्शन है बहराम को, ऑप्शन बी है अल-तुनिया, ऑप्शन सी है याकूत, और ऑप्शन डी है इल्तुतमिश के भाई को। तो किसको बैठा दिया था? तो इसको ऑप्शन ए है, बहराम को बैठा दिया था, ये भी रज़िया सुल्तान का एक भाई था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। काजिमुद्दीन जाहिद ने किसका तख्त नशीनी का ऐलान कर दिया? काजिमुद्दीन जाहिद का कुछ नाम आया था ना चैप्टर में, हाँ, तो इसको काजिमुद्दीन जाहिद ने किसका तख्त नशीनी का ऐलान कर दिया था? पहला रुकनुद्दीन का, दूसरा रज़िया का, तीसरा याकूत का, और चौथा बहराम का। रुकनुद्दीन जाहिद, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन बी होगा आंसर, रज़िया का। काजिमुद्दीन जाहिद जो सूफी थे वो कर दिए थे, तो रज़िया का होगा इसका आंसर। उसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, रज़िया सुल्तान ने कितनी बरस हुकूमत की? इसका आंसर तो पता ही होगा। पहला ऑप्शन है 3 बरस, दूसरा है 4 बरस, तीसरा है 3.5 बरस, और डी है 4.5 बरस। तो इसका ऑप्शन सी है 3.5 बरस हुकूमत की, और अपने 3.5 बरस हुकूमत में बहुत सारा कारनामा अंजाम दी, जिसकी वजह से आज हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इसी के साथ पहला का ऑप्शन डी है, सेकंड का बी है, थर्ड का ए है, फोर्थ का बी, एंड फिफ्थ का सी। इसके साथ तुम्हारा डी, बी, ए, बी, सी, इस तरह से कुछ पैटर्न था एमसीक्यू का, जिसमें तुम कितना आंसर सही दिया कमेंट करके ये भी जरूर बता देना। और वीडियो का कौन सा पार्ट तुम्हें अच्छा लगा, बुरा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो किस चीज से चाहिए कमेंट करना यार, कुछ भी कमेंट करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ चलो टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।